हेलो बच्चों, अगर हम लोग बात करें आज के लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट देखा था कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता क्या है। उसमें हम लोगों ने एप्लीकेशन भी डिस्कस की थी कि एप्लीकेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल। और आज अगर हम लोग बात करें आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, एप्लीकेशन में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ एल्कीन। मतलब हम एल्कीन के बारे में हम लोग क्या करने जा रहे हैं बच्चों, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन और बॉन्ड लेंथ में हम लोग कैसे कमेंट करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है एक नॉर्मल एल्कीन दिया हुआ है, मेरे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है। मतलब ये क्या है हमारे पास, C डबल बॉन्ड C H2 कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। एक हमारे पास एल्कीन ये दिया हुआ है, सेकंड हमारे पास दिया हुआ है CH3। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आया समझ में, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्टेबिलिटी की, हम लोग सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि किसमें हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप बोलोगे सर इसमें हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कितने, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 0। और यहाँ पे अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात करूँ तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, ये हमारा अल्फा कार्बन, इससे कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। देखो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, देखो आपको बताया था कि अगर कोई भी चार्ज अगर हमारा लोकलाइज है तो क्या रहेगा, उसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी। और डी लोकलाइज है, अगर मान लो वो फ्लक्चुएट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो डबल बॉन्ड है बच्चों, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो क्या होगा, अगर पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह है, अगर मान लो पाई बॉन्ड सिर्फ एक दो एटम के बीच में कन्फाइंड, तो क्या रहेगा, वो लोकलाइज हो जाएगा। अगर मान लो वो पाई बॉन्ड अगर हमारा थोड़ा बड़ा यहाँ वहाँ शिफ्ट हो रहा है, मतलब एक एटम से दूसरे एटम, मतलब एक एटम से दूसरे एटम की साइड वो अगर वो मूव कर रहा तो क्या हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। और उस डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, वो लोकलाइज डीलोकलाइज हो जाएगा। तो डीलोकलाइज होगा तो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड जो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पाई बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड क्या हो गया हमारा, इन दो एटम के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में कन्फाइंड है, मतलब ये लोकलाइज है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, हाइपर कंजुगेशन। और अगर ये हाइपर कंजुगेशन होगा तो कैसे कैसे होगा, देखो ये वाला अल्फा कार्बन है, ये वाला जो अल्फा कार्बन है यहाँ पे मैं ऐसे बना सकता हूँ, जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर रहेंगे यहाँ पे CH2 और एक H+। और ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। और ये वाला जो बॉन्ड था ये वाला इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ये हम लोगों ने बात की थी, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा, ऐसे कुछ। तो अब देखो, अभी ये डबल बॉन्ड यहाँ था, अब डबल बॉन्ड कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। ऐसे मेरे कितने स्ट्रक्चर बनेंगे बच्चों, ऐसे मेरे कितने बना होंगे, एक बार एक ब्रेक होगा, नीचे वाला ब्रेक हुआ, दूसरी बार क्या होगा बच्चों हमारा, दूसरी बार फिर क्या होगा हमारा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये वाला हमारा कनेक्ट है, अब ये वाला बीच वाला ब्रेक होगा, ऐसे कुछ बन रहे होंगे। और थर्ड में अगर मैं बात करूँ, थर्ड में क्या हो जाएगा, C यहाँ पे H, फिर डबल बॉन्ड, ये H+ आ जाएगा, यहाँ पे H, फिर यहाँ पे H नेगेटिव H। तो अब आप खुद देख सकते हो कि हाइपर कंजुगेशन की वजह से क्या हो गया कि ये जो पाई बॉन्ड था वो क्या हो गया, इन दोनों एटम के बीच में हमारा शिफ्ट हो गया। अब पाई बॉन्ड यहाँ पर ही मिल रहा है, यहाँ पर, मतलब ये पाई बॉन्ड कहाँ चला गया हमारा, दो जगह चलेगा। तो मैं यहाँ पे ये सिंपल ये बोल सकता हूँ कि मान लो अगर एक बार सिर्फ इसमें एक ही अल्फा हाइड्रोजन होता तो एक बार यहाँ आता। अब यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 बार है, तो मतलब ये इसका डीलोकलाइजेशन है। मतलब ये जो हाइपर कंजुगेशन की वजह से क्या होगा, इसके पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होता जा रहा है, इन दोनों के बीच में आता जा रहा है। मतलब ये कार्बन क्या है, ये जो पाई बॉन्ड है इन दोनों, एक यहाँ डीलोकलाइज हो रहा है और एक यहाँ डीलोकलाइज, मतलब दो जगह डीलोकलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे जितने मेरे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे उतने ज्यादा क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज होता जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, एटम के बीच में, मतलब दो जगह आपकी कन्फाइंड होती जाएगी। अगर मान लो एक ही अल्फा हाइड्रोजन होता बच्चों तो एक बार यहाँ आता, अब कितने, 3 बार अल्फा हाइड्रोजन, 3 बार, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें, जितने आपके, मैं यहाँ पे सिंपल बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ
एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच एटम। आया समझ में? ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर एक होता तो एक बार ही यहां आता तो यहां पे रहने के चांस ज्यादा होते। अब जितने अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतने ज्यादा वो ज्यादा बार डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जितने बार वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा मतलब क्या होगा कि वो लोकलाइज, उसका लोकलाइजेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा कि इन दोनों एल्कीन में कौन सा ज्यादा एल्कीन स्टेबल है, स्टेबल मतलब रिएक्टिविटी कम, ये स्टेबिलिटी मतलब क्या बोल रहा हूँ कि इन दोनों में कौन सा ज्यादा हमारा स्टेबल रहेगा, ये वाला हमारा ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे ये दो जगह कन्फाइंड हो रहा है। तो सिंपल अगर आपसे ये पूछ जाए कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की अगर बात की जाए, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, तो हम लोग किससे देखेंगे? जब भी एल्कीन का क्वेश्चन आएगा और स्टेबिलिटी की वो बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? डीलोकलाइजेशन देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मान लो एक कंपाउंड आपको ये दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक आपको यहाँ पे दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, तो आप बोल दोगे सर इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये क्या होगा, 3 बार यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा होगा, भले ही बहुत कम क्रिएट हो क्योंकि हाइपर कंजूशन उतना इफेक्टिव नहीं रहता रेजोनेंस से कंपेयर में, तो क्या होगा यहाँ पे भले ही कम आएगा लेकिन ये कभी ना कभी तो यहाँ शिफ्ट होगा, और जितने यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतने यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे हो सकता हूँ स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, इस वाले की हो जाएगी। तो एक तो हम लोगों ने बोल दिया कि भाई स्टेबिलिटी पे कमेंट कर दिया कि भाई जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतने ज़्यादा क्या होगा, ये हमारा पाई बॉन्ड दूसरे एटम के साइड, दूसरे एटम के बीच में कन्फाइंड हो रहा होगा, मतलब शिफ्ट हो रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग बात कर सकते हैं स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास क्राइटेरिया क्या आ गया, ये आप ध्यान रखना। पहला क्या आ गया, स्टेबिलिटी, ये हमेशा याद रखना। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच एटम, और हम लोग क्या हो सकते हैं, डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन पे, क्योंकि जितने अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतने ज़्यादा हमारा डीलोकलाइज होगा। और अब आप ये बताओ कि स्टेबिलिटी की तो हमने बात कर दी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये हमेशा याद रखना, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब सेकंड में आपसे पूछ रहा हूं कि अगर ये डीलोकलाइज होगा तो बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ऑफ, सेकंड में यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं। बॉन्ड लेंथ ऑफ C डबल बॉन्ड C, जल्दी सोचो, ये आप सोच सकते हो बॉन्ड लेंथ। अब आप ये बताओ कि ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ी रहेगी, ये वाली ज्यादा रहेगी, जल्दी सोचो। कैसे सोचोगे, आपको पहले ही बताया था कि अगर डीलोकलाइज होगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे थोड़ा बहुत सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो ये हमारा प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, इसमें थोड़ा बहुत डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड थोड़ा यहाँ पर भी शिफ्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतने ही ज़्यादा ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, और जितना ज़्यादा यहाँ पे शिफ्ट होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा कम हो जाएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होने से, डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होने से क्या हो जाएगी, इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बॉन्ड लेंथ ऑफ C डबल बॉन्ड C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा H एटम, बोल सकता हूँ ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये अगर आपसे पूछे कि इन दोनों में बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है, एक इसकी बात की और एक इसकी बात की, तो आप बोलोगे सर इसमें बॉन्ड लेंथ कम मिलेगी क्योंकि यहाँ पे प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है, मतलब कोई हमारी हाइपर कंजूगेशन नहीं हो रही, और यहाँ पे हाइपर कंजूगेशन है तो ये डबल बॉन्ड थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट होगा। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हो सकता हूँ, डीलोकलाइजेशन। ऐसे नहीं कॉन्सेप्ट बना सकता हूँ। तो इन कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये जैसे स्टेबिलिटी की बात आ गई। अब यहीं पे अगर आपसे पूछा तो पहला स्टेबिलिटी इन दोनों क्वेश्चन में, सेकंड आपसे पूछा होता बॉन्ड लेंथ ऑफ C डबल बॉन्ड C, तो क्या बोलोगे आप, किसकी ज़्यादा आएगी, इसी की आएगी। CH2 डबल बॉन्ड CH2 किसकी बन जाएगी हमारे पास, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। चलो, तो इसी के अब हम लोग इसी के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसकी हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे कैसे कैसे करना है। तो मैं हटा देता हूँ, ये आप पूरा का पूरा नोट कर लेना, और ज़्यादा कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्या करना है बस जैसे आपको, देखो जीओसी में क्या होता है बच्चों, बार बार बोला हूँ, जैसे आपको सिखा रहे हैं, जैसे आपको तरीका बता रहे हैं, वही तरीका आपको अप्लाई करना है, कोई हमें एक्स्ट्रा दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। जितना आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे उतनी ज़्यादा हमारे कन्फ्यूजन क्रिएट होंगी। तो जो भी जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है वही तरीका हमें फॉलो करना है, और आराम से हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे क्या था, बॉन्ड लेंथ ऑफ C डबल बॉन्ड C।
चलो फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये हमारे पास दिया हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ बच्चों, जैसे पहला हमारे पास दिया हुआ है CH3 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 CH3, सेकंड मेरे पास दिया हुआ है CH3 H CH3 CH3, लिखते जाओ और सोचते जाओ क्या आना चाहिए। थर्ड CH3 H CH3 H, CH3 H CH3, सॉरी यहाँ पर भी H कर दिया और यहाँ पर भी हम लोगों ने H कर दिया। फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ में क्या कर दिया हम लोगों ने C H H H H H, ये आप लिख लो बॉडी, ये आप लिखो, वीडियो को पॉज करो और आप ये आंसर निकालने की कोशिश करो। स्टेबिलिटी की बात करनी है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ, देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड। तो हमें क्या देखना है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। देखो ये हो गया कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो। जितने ज़्यादा अल्फा कार्बन होंगे उतना क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू क्या होगा, ये हमारा फ्लक्चुएट कर रहा होगा। तो अब ये बताओ कि पहले वाले में अल्फा कितने हैं, जल्दी काउंट करो। 3 6 9 12, इसमें कितने बच्चों, 12 अल्फा हाइड्रोजन, 12 आ गए। सेकंड वाले में कितने आ रहे हैं, सेकंड वाले की अगर मैं बात करूं, सेकंड वाले में कितने आ रहे हैं, 3 6 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन। थर्ड वाले में कितने आ रहे हैं बच्चे, जल्दी सोचो, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने आ रहे हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन, खत्म। इसमें कितने आ रहे हैं बच्चों, 0 अल्फा हाइड्रोजन। बहुत आसान क्वेश्चन था देखो। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी बच्चों, एल्कीन की स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ सबसे ज़्यादा स्टेबल, जल्दी बता दो। सबसे कम फिफ्थ वाला, उसके बाद फोर्थ वाला स्टेबिलिटी सबसे कम, उससे ज़्यादा स्टेबल फोर्थ, फोर्थ से ज़्यादा हमारा थर्ड, थर्ड से ज़्यादा सेकंड और सेकंड से ज़्यादा फर्स्ट। फर्स्ट आ गया, देखो ये ऑर्डर आ गया, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। तो अब मान लो इसमें और मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, अभी ध्यान देना, अभी मैं आपसे और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमारा पहला वाला यहीं खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर ये ए पार्ट मान लो। अब मैं इसका बी पार्ट लिख रहा हूँ, अब वही करना है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब हमारे पास दिया हुआ, ध्यान देना जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको x मान लो, इसको y मान लो और एक और मैं z दे रहा हूँ। अब आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है बच्चों, स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है इनमें। तो दिमाग में क्या आएगा, सर ने बताया जितने अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं बच्चों, 3 और 3 6 अल्फा H, 3 और 3 6 अल्फा H, 3 और 3 6 अल्फा H। देखो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर जगह पूछ लेते हैं। एक तो सर आपने ये बताया जितने अल्फा हाइड्रोजन, तो सर आपने बताया जितने अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन से हमारा कोई आंसर ही नहीं आ रहा है। तो देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ये दोनों सेम साइड हैं। देखो अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों क्या हुआ, CH3 क्या है बच्चों, सेम साइड। और आपको बताया कि डबल बॉन्ड की साइड सेम साइड है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड है तो क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांस बोल देंगे। और इस ट्रांस दोनों कुछ भी शो नहीं करेगा।
ये हमारा कुछ भी शो नहीं करेगा, ये दोनों एक साइड है। तो ये क्या होते हैं, आइसोमेरिक एल्कीन बोलते हैं। ये आइसोमर है, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है, बस अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो गया, डबल बॉन्ड, ये आइसोमेरिक एल्कीन है। सिस ट्रांस, इसको क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटीन। क्या बोलते हैं इसको, आइसोब्यूटीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन, ब्यूटेन नहीं, ब्यूटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। इसको क्या बोल दोगे, सिस ब्यूटीन। इसको क्या बोल दोगे, ट्रांसब्यूटीन। क्या बोल दोगे इसको, ट्रांसब्यूटीन। इसको सिस ब्यूटीन, इसको ट्रांसब्यूटीन। अब यहाँ पे अब हम स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करें, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं। तो अब आप ये ध्यान रखना बच्चों कि एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या हो रहा है, इन दोनों में क्या हो रहा है बच्चों, देखो इन दोनों की बात करें, इन दोनों को तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ सिंपल तरीके से। आपको पहले भी बताया था, आपको क्या बताया था कि ट्रांस रहता है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है एज कम्पेयर टू सिस। पहले बताया था आपको, जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मूवमेंट की बात कर रहे थे तो आपको नोट बना के लिखा दिया कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, देखो सिस में क्या होता है कि दोनों, ऐसे मान लो कि ये CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप क्या है बच्चों, एक साइड है। अब एक साइड है तो CH3 ग्रुप क्या रहेगा, थोड़ा हमारा बल्कि रहेगा, और बल्कि रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, ये स्टेरिक हिंड्रेंस लगा रहे होंगे, मतलब रिपल्सन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस एक दूसरे को, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक रिपल्सन बोल सकते हैं। स्टेरिक रिपल्सन एक दूसरे पे लगा रहे हैं, और स्टेरिक रिपल्सन लगने की वजह से, स्टेरिक रिपल्सन लगने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांस सिस से लेस स्टेबल रहता है। तो ट्रांस में क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट है। ऐसा मान लो कि दो बलून है, दो बलून को आपको एक साथ चिपकाना, दो बलून को एक साथ चिपकाओ तो क्या एक दूसरे को रिपल करेंगे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम है, तब हम इनकी स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह की बात करते हैं। अगर अल्फा हाइड्रोजन डिफरेंट होते तो फिर हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से क्वेश्चन सॉल्व कर देते। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम है, तो हम लोगों ने क्या लॉजिक लगाया यहाँ पे, आपको क्या अगर आपसे ये पूछ जाए कि सिस लेस स्टेबल रहता है ट्रांस से, तो आप क्या बोलोगे, सिस में क्या होता है, बल्कि ग्रुप क्या होते हैं, पास पास रहते हैं, पास पास होने की वजह से क्या होता है, उनमें स्टेरिक रिपल्सन है या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। इसमें क्या है, एक ऊपर है और एक नीचे और दूसरा ऊपर है, तो क्या रिपल्सन लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। एक इस साइड है और एक उस साइड नहीं लगा पाएंगे। तब आप क्या बोलोगे, यहाँ पे इन दोनों को तो हम लोगों ने कर लिया, एक्स और बाय। एक्स और बाय में कौन सा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, हमारा बाय वाला। ये हम लोगों ने कंपेयर कर, लेकिन जेड को हम लोग कैसे कंपेयर करें, जेड को हम लोग कैसे कंपेयर करें। अब अगर हम लोग जेड की बात करें तो देखो जेड की अगर हम लोग बात करें तो जब हम लोग प्रैक्टिकली डाटा देखते हैं तो क्या होता है बच्चों, हमारा जो आंसर आता है एक्स बाय और जेड हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल आता है। ये हमारा ऑर्डर आता है एक्स बाय जेड। अब बोलोगे सर ये जेड कैसे ज्यादा स्टेबल हो गया, सिस और ट्रांस को तो हम लोगों ने स्टेरिक हिंड्रेंस से एक्सप्लेन कर दिया, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करें। तो देखो एक्चुअली होता क्या है, ये जेड हमारा सिस या ट्रांस से हमारा ज़्यादा स्टेबल क्या है, उसका रीजन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये मैं हटाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो ये हमें याद ही रखना है बेटा, ध्यान देना है कैसे। सिस और ट्रांस में कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, हमारा ट्रांस ज़्यादा स्टेबल रहेगा सिस से कंपेयर में। हमारा जो आइसोमेरिक एल्कीन में क्या होता है, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल रहता है सिस में। अब देखो एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कोई सा भी एक पकड़ लो, सिस पकड़ लो या ट्रांस पकड़ लो, सिस ट्रांस और हम आइसोब्यूटीन को कंपेयर करने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल उससे मैं कंपेयर कर देता हूँ। अब ये बताओ आप कि मान लो ये हमारा जो ट्रांस वाला, मान लो ऐसा कुछ है, मान लो ये हाइपर कंजुगेशन में गया, ध्यान देना, ये मान लो हाइपर कंजुगेशन में गया तो ये H पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज, पहले मैं ऐसे ही बना देता हूँ, चलो CH3। मान लो ये हाइपर कंजुगेशन में गया बच्चों, मान लो ये हमारा हाइपर कंजुगेशन में गया तो कैसा बन जाएगा, H पॉजिटिव डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H, यहाँ पे H नेगेटिव CH3, यहाँ पे H, देखो ये बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है। और अगर मैं आइसोब्यूटीन की बात करूँ, आइसोब्यूटीन की बात करें तो आइसोब्यूटीन में क्या होगा बच्चों, आइसोब्यूटीन में जब ये यहाँ पे ये CH3 यहाँ सही बनाया तो मान लो ये हमारा CH3 है और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे H पॉजिटिव, फिर H, फिर H, अब यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन,
देखो इनको तो हम लोगों ने स्टेरिक हिंड्रेंस से बोल दिया, अब इनमें हम लोग क्या बात करें। देखो अगर आप या सिस ले लो चाहे ट्रांस ले लो, सिस ले लो चाहे ट्रांस ले लो, ये जो बीच में ये जो हाइपर कंजुगेशन वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, ये हमारा कितना डिग्री है जल्दी बता दो, ये कितना डिग्री है बच्चों? ये हमारा एक कार्बन, एक कार्बन। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये सब चीज़ें सेम है और ये CH3 एक्स्ट्रा, और ये CH3 क्या लगाएगा यहाँ पे? अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा कौन सा 2 डिग्री वाला बन गया, और ये कौन सा बना हमारा कार्बन आयन 1 डिग्री वाला। देखो आइसोब्यूटीन में हमारा यहाँ पे जब हाइपर कंजुगेशन में जाएगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनाएगा, तो ये 1 डिग्री वाला रहेगा, 1 डिग्री वाला रहेगा। ऐसे ही अगर हम सिस की बात करें, सिस में भी यहाँ, सिस में भी ये 2 डिग्री बनेगा नेगेटिव। तो अब ये बताओ कि इन दोनों में ये नेगेटिव कौन सा स्टेबल है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये CH3 क्या लगा रहा हो, ये CH3 हमारा +I लगा रहा हो, +I की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन आयन है इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये वाला जो कार्बन आयन है, मतलब जब वो हाइपर कंजुगेशन में जाता है, सिस या ट्रांस हाइपर कंजुगेशन में जाते हैं, तो जो नेगेटिव चार्ज आता है वो 2 डिग्री पे आता है, और जब आइसोब्यूटीन हाइपर कंजुगेशन में जाता है तो नेगेटिव चार्ज किस पे बनता है हमारा? 1 डिग्री पे बनता है। और हमें मालूम है कि नेगेटिव में कौन सा रहेगा? 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। अब आया समझ में लॉजिक? तो यहाँ पे क्या होता है, भले ही यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 2 डिग्री बनेगा और यहाँ पर भी 2 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पर भी 2 डिग्री, यहाँ पर भी 2 डिग्री, तो हम लोग फिर वो आइसोब्यूट मतलब ये जो 1 डिग्री 2 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे, इसलिए हम लोग किस पे गए? स्टेरिक हिंड्रेंस पे गए। भले ही यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है इन दोनों में, लेकिन ये जो आइसोब्यूटीन में जो आपका जब हाइपर कंजुगेशन में जाने के बाद जो नेगेटिव आता है वो किस पे आता है हमारा? 1 डिग्री पे आता है। इसलिए क्या होता है हमारा जेड वाला ज़्यादा स्टेबल रहता है। आया समझ में? तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि सिसब्यूटीन, ट्रांसब्यूटीन और आइसोब्यूटीन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे सर? आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि सर आइसोब्यूटीन हमारा ज़्यादा स्टेबल रहता है, क्योंकि जब वो हाइपर कंजुगेशन में जाता है, हाइपर कंजुगेशन में जाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आता है वो किस पे आता है? 1 डिग्री पे आता है। सिस और ट्रांस में किस में रहेगा? जो ट्रांस का भी आप बनाओगे तो ट्रांस में क्या होगा? 2 डिग्री बनेगा, सिस में भी 2 डिग्री पे बनेगा और ट्रांस में भी 2 डिग्री पे बनेगा। इसका आप वो हाइपर कंजुगेशन वाला स्ट्रक्चर बना दो, कैसा बनेगा इसका हाइपर कंजुगेशन वाला स्ट्रक्चर? कुछ ऐसा बन जाएगा, CH2H पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर भी H और यहाँ पे भी H। देखो ये 2 डिग्री पे बनेगा, देखो इसका भी 2 डिग्री, इसका भी 2 डिग्री और यहाँ पे 1 डिग्री। तो 1 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करोगे? इन दोनों में कंपेयर करने के लिए हम लोगों ने क्या लगा दिया बच्चों? यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस। आया समझ में? तो कैसे करोगे आप? ये आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ये बताई थी ना, ये वाला। ये कौन सा है हमारा? सिस। ये कौन सा है हमारा? ट्रांस। और ये कौन सा है हमारा? आइसोब्यूटीन। ये याद रखना, लॉजिक भी आप ध्यान रखना कैसे कैसे हम लोग करते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत सारी जगह आ जाता है। अब मान लो आपको इन सबको एक साथ अरेंज करना, ये आप पूरा का पूरा नोट कर लो, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब मान लो इन सबको आपको एक साथ अरेंज करना है, एक साथ अरेंज करना है, ये 5th नंबर का है। मान लो आपको 1 2 3 4 5 X Y Z एक साथ अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में है? 1 में। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? 1। उसके बाद 2 के बाद 3 में कितने हैं? 6। अब ये बताओ 3 और X हमारा सेम ही, 3 और X हमारा सेम है ना, 3 और X हमारा सेम है। अब देखो इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो अब आप ये बताओ कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा था हमारा? Z आ रहा था। Z के बाद Y के बाद X, और X क्या है? X के बराबर है हमारा 3 के बराबर, और 3 के बाद क्या आ रहा था हमारा? 4 के बाद हमारा 5। ये ऑर्डर आ जाएगा, ये पूरा का पूरा ऑर्डर आप याद रखना। याद नहीं रखना, लॉजिक ही है, तो लॉजिक से हम लोग कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, ऐसे हम लोग कर रहे होंगे। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, आइसोब्यूटीन, सिसब्यूटीन और ट्रांसब्यूटीन, तो हम लोग क्या करेंगे? इस टाइप से हम लोग सोचेंगे कि आइसोब्यूटीन में जब हाइपर कंजुगेशन में जाता है तो 1 डिग्री का बनाता है, 2 डिग्री का बनाते हैं। अब इन दोनों कैसे करें? डिग्री सेम है तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग ये हाइपर कंजुगेशन वाले स्ट्रक्चर को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बराबर है। अगर अल्फा हाइड्रोजन कम है, ज़्यादा है, तो फिर डायरेक्ट हम लोग हाइपर कंजुगेशन से ही लगा देंगे, भले ही वो 2 डिग्री बने, 3 डिग्री बने, कुछ ही बने। अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? फिर अल्फा हाइड्रोजन पे जाएंगे और फिर हम लोग ऐसे कर देंगे। आ गया समझ में? चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ए, बी, सी, डी। ये दिए हो गए ए बी सी डी, ये दिए। जल्दी सोचो कौन सा स्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2 की बात करते हैं। करो ये, जल्दी सोचो आंसर क्या आना चाहिए इनके। तो पहले वाले की अगर हम लोग बात करें तो पहले वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन बन रहे हैं? 2, ये अल्फा कार्बन है हमारे पास, 3 6 2 8 2 10। कितने हो गए बच्चों यहाँ पे? यहाँ पे मेरे पास आ गए, पहले वाले में कितने आ गए? 10 अल्फा हाइड्रोजन। दूसरे वाले की बात करें तो कितने हो जाएंगे? 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन। सी वाले की बात करें तो 3 2 2 2 + 2 + 3 7 अल्फा हाइड्रोजन। डी वाले में कितने आ रहे हैं? 1 और 1, एक बचेगा ना बैलेंस, यहाँ पर भी 1, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 2 4, कितने हो जाएंगे? 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में मेरे पास सबसे ज़्यादा मिलेगा ए बी सी डी में। अगर मैं कंपेयर करूँ सबसे ज़्यादा कौन सा मिलेगा हमारे पास? ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। ए बी सी डी आ गया। अब अगर मैं इसमें कंपेयर करूं सेकंड वाले में हमें स्टेबिलिटी देखनी है डबल बॉन्ड की। तो यहाँ पे हमें एल्कीन, देखो डबल हो। अब ये बताओ कि इन दोनों में इसमें क्या हो रही है बच्चों? देखो इसमें ये कंजुगेशन में है, इसमें रेजोनेंस हो रही है, और इसमें भी पूरे का पूरा कंजुगेशन में है। देखो इसमें भी रेजोनेंस हो रही है, दोनों में रेजोनेंस है। तो हमें मालूम है कि रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन ज़्यादा इफेक्टिव रहता है एज कम्पेयर टू हाइपर कंजुगेशन। इन दोनों में रेजोनेंस देखें। अब इसमें क्या कोई कंजुगेशन है? नहीं है। तो अब हम लोग इसमें कहाँ चले जाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन में। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन यहाँ रहेंगे बच्चों, 2 यहाँ रहेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? 6 10 अल्फा हाइड्रोजन, 10 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, इसमें अगर मैं बात कर रहा हूं कि डी वाले में क्या हो रहा है बच्चों? डी वाले में अगर मैं चेक कर रहा हूं, डी वाले में कितने बन जाएंगे? 3 यहाँ मिलेंगे, 2 यहाँ मिलेंगे, 2 यहाँ मिलेंगे, कितने हो जाएंगे? 7 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें क्या है? इसमें रेजोनेंस है। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस किसमें हो रहा है? बेंजीन में। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? डीलोकलाइजेशन चेन्नई, चेन्नई के बाद आगरा, आगरा के बाद क्या आएगा बच्चों? बॉम्बे, बॉम्बे के बाद दिल्ली। आया समझ में? इन दोनों में रेजोनेंस और इन दोनों में क्या हो जाएगा? इसमें कितने? 10 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें 7 अल्फा हाइड्रोजन है। देखो बहुत आसान है बच्चों करना। चलो एक और करते हैं फिर। सेकंड हो गया, थर्ड। ए
बी सी, डी। ऐसे कर देता हूँ डी। चलो अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करनी है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात चल रही है, तो आप यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं सिंपल बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, देखो यहाँ पे ये रेजोनेंस में है, कंजुगेशन में है, ये भी रेजोनेंस शो कर रहा होगा कंजुगेशन में है, और ये भी हमारा कंजुगेशन में है। अभी बताओ कि इन तीनों में रेजोनेंस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। देखो डबल डबल, दो डबल बॉन्ड कंजुगेशन, यहाँ पर भी कंजुगेशन, यहाँ पर भी कंजुगेशन, इन तीनों में हमारा कंजुगेशन सिस्टम सेम आ रहा है। अब इसमें कोई कंजुगेशन नहीं है, मतलब इसमें ओनली हाइपर कंजुगेशन है। अब इनमें देखो कंजुगेशन की वजह से तो सेम टाइप की स्टेबिलिटी आएगी, और हमें मालूम है कि जितने, अब देखो जब रेजोनेंस से सेम आ जाएगा फिर हम लोग किस पे जाएंगे, देखो डी बोला जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड हमारा डीलोकलाइज जाएगा, तो देखो इसमें डबल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन सेम है रेजोनेंस के थ्रू, देखो इसमें भी सेम है, कंजुगेशन सेम हो रहा है। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने, 0 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितने हो गए बच्चों हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो और इसमें इनमें रेजोनेंस 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 प्लस रेजोनेंस प्लस रेजोनेंस और सेम है, और इसमें ओनली हाइपर कंजुगेशन कितने, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो रेजोनेंस की वजह से देखो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से तो स्टेबिलिटी आएगी, साथ में रेजोनेंस की वजह से भी वो स्टेबलाइज, तो रेजोनेंस का इफेक्ट सब में सेम है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा हमारा चेन्नई, चेन्नई के बाद बॉम्बे, बॉम्बे के बाद आगरा, आगरा के बाद दिल्ली, ये ऑर्डर मेरे पास आ जाएगा। तो जब भी हमारे पास कंपेयर करने को आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि कंजुगेशन मतलब रेजोनेंस किस में हो रही है, रेजोनेंस वाला ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे जाएंगे। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं हमारे। तो बच्चों हमारे पास ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन क्लास में अभी किए हैं, और ये जो 4 और 5th क्या हो जाएंगे बच्चों हमारे होमवर्क। ये क्या करना है, हमें होमवर्क में करना है, यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बतानी है। तो ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लो, ये हम लोग जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। और बाकी की अगर मैं बात करूं तो और ज़्यादा हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन, बस इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, हाइपर कंजुगेशन वाली एप्लीकेशन हमारी लगभग खत्म हो गई। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट बेसिक स्ट्रेंथ। किसकी बात करने वाले हैं बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ। जैसे हम लोग एस्टिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, वैसे ही हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, बेसिक स्ट्रेंथ। देखो बेसिक स्ट्रेंथ जैसे हमारे एसिड के लिए Ka डिफाइंड रहता था और pKa डिफाइंड रहता था, ये हम लोग किसके लिए बात करते थे, हम लोग एसिड के लिए। ऐसे ही अगर हम बेस की बात करें तो बेस के लिए क्या बोलते हैं, Kb और pKb, ये 2 किसके लिए होती है, हमारी बेस के लिए होती है, बेस। अब ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी, सेम हमारा यहाँ पे चलता है कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो Ka क्या होगा, ज़्यादा रहेगा, और pKa क्या रहेगा बच्चों, pKa हमारा कम रहेगा। ऐसे ही अगर हमारी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो pKb क्या रहेगा, ज़्यादा रहे, सॉरी Kb ज़्यादा रहेगा, और pKb क्या हो जाएगा, उतना ही उसका कम रहेगा, pKb कम रहेगा। ये ध्यान रखना, ये सब चीज़ें सब कॉमन सेंस वाली चीज़ें। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ में हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, लुईस बेस। देखो लुईस बेस क्या होते हैं, जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, जो लोन पेयर का कह रहे हैं बच्चों, लोन पेयर को डोनेट कर दें, लोन पेयर को किसी को दे दें। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब लोन पेयर डोनेटिंग पावर, मतलब लोन पेयर डोनेटिंग पावर की हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे मान लो हमारे पास, मान लो कोई हमारे पास कोई हमारे पास कंपाउंड बी दिया हुआ है, बी, ये मान लो इसके पास क्या है बच्चों, लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, H प्लस को, H प्लस को क्या करेगा, ये लोन पेयर अपना डोनेट करेगा। और ये क्या है बच्चों, बी क्या है हमारा, बेस।
ये क्या है हमारा H प्लस कैप, H प्लस को क्या करेगा, ये लोन पेयर को डोनेट करेगा। तो कैसा बन जाएगा ये हमारा B और ऐसा कुछ H पॉजिटिव, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा बन जाएगा। तो इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेट एसिड। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ की बात करनी है, ध्यान देना, बेसिक स्ट्रेंथ की हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जितना इजीली लोन पेयर डोनेट करेगा, जितना इजीली कोई भी कंपाउंड लोन पेयर डोनेट करेगा H प्लस को, उतना ही अच्छी क्या हो जाएगी, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बेसिक स्ट्रेंथ, तो ये सब आप लिख लेना, ये PKB। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो बेसिक स्ट्रेंथ रहती है, बेसिक स्ट्रेंथ हमारी किस पे डिपेंड करेगी, बेसिक स्ट्रेंथ मतलब लोन पेयर डोनेट की टेंडेंसी टू H प्लस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी टू H प्लस को लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी। जितना इजीली ये लोन पेयर H प्लस को डोनेट करेगा, उतनी ज़्यादा क्या रहेगी, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ रहेगी, मतलब उसका KB ज़्यादा रहेगा और PKB क्या रहेगा, उसका कम रहेगा। तो जब भी आपको किसी भी कंपाउंड में आपको बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है, तो क्या करो, उसका आप उस कंपाउंड में जो भी लोन पेयर है, जो लोन पेयर सबसे इजीली डोनेट हो जाए। अब सबसे इजीली डोनेट बोलने में तो आसान लग रहा है कि जो लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, मतलब जो लोन पेयर जितना इजीली डोनेट करेगा, जितना इजीली लोन पेयर डोनेट कर देगा, उतना किसको, H प्लस को, जितना इजीली वो H प्लस को अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, उतना ही अच्छा क्या हो जाएगा, वो बेस बन जाएगा। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं, इस लोन पेयर पे, इस लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी पे। किससे बच्चों, इस लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी पे। ये लोन पेयर जितना इजीली इसको दे देगा, जितना इजीली ये लोन पेयर H प्लस को डोनेट करेगा, उतना ही ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि अब ये लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी किस पे डिपेंड करेगी, मतलब इजीली कब डोनेट करेगा, जब इसके पास अवेलेबल रहेगा। अब ये बताओ कि अब ये लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी ये किस पे डिपेंड करेगी, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पर डिपेंड करेगी, जल्दी बताओ किस पर डिपेंड करेगी। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मान लो एक कंपाउंड ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मान लो दो एटम है, एक के पास, दोनों के पास लोन पेयर है, दोनों के पास लोन पेयर है, मान लो एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसका मतलब क्या है कि वो खुद ही अपने पास लोन पेयर रखना चाहता है, मतलब दूसरे को डोनेट क्या करेगा, वो कम करेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो खुद ही अपने पास रखने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी, जो लोन पेयर का जो एटम लोन पेयर डोनेट कर रहा है, जिसके पास जो एटम, जिसके पास क्या है बच्चों, एटम कैरी लोन पेयर वाला एटम। और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अब ये बताओ कि और क्या हो सकता है। मान लो ये लोन पेयर कहीं डीलोकलाइज है, मान लो खुद ही के अंदर डीलोकलाइज है। मान लो ऐसा होता है कि बी के पास, ये बी किसी कंजुगेशन सिस्टम से लगा हुआ है, मान लो ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड C यहाँ पे कंजुगेशन से लगा हुआ है। अब ये क्या रहेगा, खुद ही कंजुगेशन में है, तो ये यहाँ कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डोनेटिंग पावर क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, क्योंकि खुद ही के अंदर ये इन्वॉल्व हो गया। अगर ये लोन पेयर, अगर हमारा मान लो एक डीलोकलाइज लोन पेयर है, क्या बोलेंगे हम लोग, एक डीलोकलाइज और एक लोकलाइज। तो अगर ये डीलोकलाइज है तो क्या हो, खुद ही के अंदर इन्वॉल्व हो गया, खुद ही के अंदर अगर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो उसकी डोनेटिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या हो सकता हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर। ये इन चीजों से हम लोग डिसाइड कर रहे होंगे। मेन बेसिक फंडा ये रहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसा एटम जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि वो खुद ही लोन पेयर अपने पास कैरी करेगा, तो देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। और सेकंड क्या हम बोल सकते हैं, डोनेटिंग पावर, कि मान लो अगर कोई इसको डोनेट कर रहा है, कोई मान लो कि अगर ये खुद कंजुगेशन में है, अगर ये कंजुगेशन में है, तो ये कंजुगेशन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके लोन पेयर क्या हो जाएंगे, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और रेजोनेंस में अगर लोन पेयर इन्वॉल्व है तो डोनेटिंग पावर क्या हो जाएगी, किसको, H प्लस को डोनेटिंग। अब मान लो यहाँ पे ये H प्लस है,
अभी खुद ही यहाँ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। मान लो ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा क्या है यहाँ पे, मान लो कंजुगेट सिस्टम लगा हुआ है, तो खुद ही लोन पेयर इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तो इसमें डोनेटिंग पावर क्या हो जाएगी, इन दोनों में कंपेयर करोगे तो कौन सा अच्छा रहेगा, ऊपर वाला, क्योंकि ये खुद ही यहाँ कहीं कंजुगेशन में नहीं हो रही है, कंजुगेशन में आने की वजह से क्या हो जाएगी, डीलोकलाइज, मतलब रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया। और अगर आपसे ये बोला जाए कि मान लो कुछ कंपाउंड, मान लो इसको इंडक्टिव के थ्रू लोन पर पुश कर रहे हैं, तो हम लोग पूरा का पूरा लिख देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप लगे हैं तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्लस आई, मान लो इससे कोई प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, मान लो बी से कोई प्लस आई ग्रुप लगा दूंगा, करेगा इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन को देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इस पर बढ़ जाएगी, तो और ज्यादा डोनेट करने लगेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, माइनस आई ग्रुप। ये हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे होंगे, मेनली हमारा ये दो रहते हैं, ये हम लोग, ये तो कॉमन सेंस है, ये हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार और मैं बच्चों बता रहा हूँ कि मान लो हमारे पास एटम है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो जो कम वाला रहेगा वो इजीली डोनेट कर देगा H+, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो क्या करेगा, वो लोन पेयर को अपने साइड कैरी करेगा, और अपने साथ कैरी करेगा तो क्या हो जाएगा, डोनेटिंग पावर H+ वो कम हो जाएगी। अब मान लो एक लोकलाइज है, एक डीलोकलाइज, एक उसके सिर पे बैठा हुआ, दूसरा क्या कर रहा है, पूरे में डांस कर रहा है, मूव कर रहा है, मतलब रेजोनेंस कर रहा है, और रेजोनेंस करेगा तो क्या हो जाएगा, वो उसके जो एक जगह अवेलेबल होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम होगी, डोनेटिंग पावर कम हो जाएगी। अब मान लो कि एक में क्या हुआ, प्लस आई लगे हुए, प्लस आई क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे होंगे, अब इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे तो जो एटम लोन पर जिसको डोनेट करना है उस पर इलेक्ट्रॉन पुश हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, इजीली डोनेट कर देगा। और मान लो कुछ ऐसे खींचने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, माइनस आई क्या करेगा, उसको विड्रॉ करेगा, जब उसे विड्रॉ करेगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर कम होगी, तो क्या हो जाएगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो ये सब चीजें होती हैं जो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ को हमारी डिपेंड करती है, मतलब जो भी हमें देखना है इसकी लोन पेयर की एबिलिटी को देखना, जितना ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल रहेगा, अवेलेबल मतलब इजीली डोनेट करेगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डीलोकलाइजेशन, प्लस आई माइनस आई से वो हम लोग डिसाइड कर रहे होंगे। तो ये सब आप ध्यान रखना। तो हमें किस पे फोकस करना है बच्चों, लोन पेयर पे। किस पे फोकस करना है, लोन पेयर पे, कि भाई लोन पेयर जो जितना इजीली दे देगा उतने ज़्यादा क्या हो जाएगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने बात कर ली। तो यहाँ पे जैसे मान लो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है बच्चों सिंपल, जैसे मान लो हमारे पास पहला एग्जाम्पल दिया है हमारे पास कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल वर्सेस नेगेटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल। ऐसे आप कर सकते हो नेगेटिव चार्ज। जैसे मान लो हमारे पास दिया है एक NH3 दिया हुआ है और एक NH2 दिया हुआ है, NH2 नेगेटिव। अच्छा आप ये बताओ कि इसमें बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी। अब NH न्यूट्रल है और ये नेगेटिव मतलब कितने, दो लोन पेयर। अब देखो एटम सेम है, ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, दोनों ही हमारे sp3 इलेक्ट्रॉनिटी सेम है। अगर बात करो ये न्यूट्रल है और ये नेगेटिव है, तो ऑब्वियस आपके अंदर से ही फील आ रही होगी कि सर जो नेगेटिव चार्ज है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो क्या करेगा, तुरंत H+ को लोन पे डोनेट कर देगा। जब भी हमारे पास इस टाइप का रहेगा तो आप क्या बोल दोगे, ये बोल दोगे। सेकंड मान लो आपके पास दिया है एक H2O दिया हुआ है और एक OH नेगेटिव दिया हो, तो यहाँ पर वही अंदर से फील आ रही होगी, ये सही है फीलिंग, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ही नेगेटिव हाइड्रोजन का नहीं है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं OH नेगेटिव, और नेगेटिव किसका है, ऑक्सीजन का, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मान लो थर्ड, जब भी हमारे पास, ये तो सिंपल केस है भाई, ये तो आप तुरंत कंपेयर करके बता दोगे। जैसे मान लो आपको दिया है एक HF दिया हुआ है और एक F नेगेटिव, आंसर पहले लगा दिया F नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा हमारा F नेगेटिव, क्योंकि इसके ये न्यूट्रल है और ये क्या है हमारा नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ही मान लो आपसे बोल दिया जाए यहाँ पे कि फोर्थ, ये आप खुद बताना। जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए कि H3O प्लस H2O और OH नेगेटिव, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास दो लोन पेयर हैं, इसके पास तीन लोन पेयर हैं। बताओ किसकी ज़्यादा हुई, ये होमवर्क में लिख लेना, खुद अंदर से फीलिंग आ जाएगी सर किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी। चलो, तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब मान लो हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले आइटम आ जाते हैं। जैसे मान लो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले आइटम में हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या था, न्यूट्रल वर्सेस नेगेटिव चार्ज, ये हम लोगों ने बात कर ली। अब मान लो हमारे पास एग्जाम्पल सेकंड, यहाँ पे हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ।
तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस टाइप का कंपाउंड है कि जैसे पहला दिया हुआ है हमारे पास NH3, एक दिया हुआ है N, ऐसे मान लो एक NH3 दे दिया, एक दे दिया हमारे पास N CH2 डबल बॉन्ड NH, ऐसा दे दिया, एक दे दिया हमारे पास HC ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा कुछ दे दिया। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि लोन पेयर किसके पास है बच्चों। ये लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है, यहाँ पर भी किसके पास है बच्चों, नाइट्रोजन के पास है, इसके पास भी किसके पास है, लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है। अब आप ये बताओ कि इन तीनों में कौन ज़्यादा हमारा बेसिक रहेगा। देखो यहाँ पर भी नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन ही डोनेट कर रहा है। क्या ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये 3 बॉन्ड बनाए एक लोन पेयर, तो ये sp3 नाइट्रोजन एटम है, ये sp2 नाइट्रोजन एटम है, और ये कौन सा है, sp नाइट्रोजन एटम है sp नाइट्रोजन एटम। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है जल्दी बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp, sp2, sp3। देखो सब केस हम लोग आराम से करेंगे। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला देख लेते हैं, यहाँ कोई डिलोकलाइजेशन मिलोकलाइजेशन कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बच्चे, जैसे आपको ये दे दिया, ये sp2, ये sp3, sp2, sp, सबसे इजीली कौन डोनेट करेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो sp नाइट्रोजन एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्या करेगा, ये खुद लोन पेयर को अपने पास कैरी करेगा, अपने पास रखने की कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है, मतलब डोनेटिंग पावर अपने पास रखने की टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब डोनेटिंग पावर क्या हो जाएगी, डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगी तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, जो बेसिक स्ट्रेंथ आएगी कुछ ऐसी आ जाएगी। आ गया सेकंड, मान लो हमें दिया हुआ है CH3 नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, एक दिया हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। ये 3 दिए हुए हैं हमारे पास, ये हमारे पास बच्चों 3 कंपाउंड दिए। यहाँ पे क्या करना है बच्चों, हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे हमें बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है। और बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जल्दी सोचो क्या होगा, CH3 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव, C ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव, जल्दी सोचो। अब यहाँ पर भी कार्बन पे नेगेटिव, ये हाइड्रोजन पे नहीं है, कार्बन पे नेगेटिव, ये भी कार्बन पे नेगेटिव, ये भी कार्बन पे नेगेटिव, और इसके पास देखो ऐसा कुछ रहता है, एक लोन पेयर है सबके पास। इसके नाइट्रोजन के देखो आप काउंट करने जाओगे, 1 2 3, एक नेगेटिव मतलब 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंसी मतलब एक लोन पेयर। ऐसे ही मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये नहीं बोलना कि सर कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, एक हाइड्रोजन रहेगा और एक लोन पेयर। ऐसे यहाँ पे बनेगा HC ट्रिपल बॉन्ड, एक लोन पेयर मतलब नेगेटिव। सबके पास, इसके पास कार्बन पे नेगेटिव है, इसके पास कार्बन पे नेगेटिव, इसके पास कार्बन पे नेगेटिव। क्या कार्बन पे नेगेटिव है, क्या तीनों के तीनों कंपाउंड की सेम डोनेटिंग पावर है, क्या सेम डोनेटिंग पावर है? तो आप बोलोगे सर नहीं है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्योंकि ये कौन सा कार्बन है, ये sp कार्बन है। ये कौन सा 1 2 3, ये कौन सा बच्चों sp2 है, और ये कौन सा है हमारा sp3। देखो ये हमारा हो गया sp कार्बन, ये sp2 कार्बन, और ये हमारा sp3 कार्बन। तो अच्छा आप ये बताओ, जल्दी बताओ यहाँ पे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, ये वाला। तो ये लोन पेयर को डोनेट कम करेगा इन दोनों के कंपेयर में, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो एनायन है, एनायन की स्टेबिलिटी, अगर एनायन ज्यादा स्टेबल है तो डोनेटिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो कहीं हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा हमारा वो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब नेगेटिव या लोन पेयर की स्टेबिलिटी कब बढ़ती है, जब उसको इलेक्ट्रॉन कोई उससे खींच रहा हो, मतलब क्या हो कि उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो या रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, उसको ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो स्टेबिलिटी, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, आपको बताया था कि ट्रिपल बॉन्ड पर नेगेटिव सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो क्या करेगा, अब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा तो ये H+ को डोनेट कम करेगा, नहीं करेगा क्योंकि भाई ये बहुत कम कर रहा हो क्योंकि खुद ही स्टेबल है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। चलो आ गया हमारे पास सेकंड। अब मैं यहाँ पे और क्वेश्चन लेता हूँ, लिखते जाना आप अच्छे से और समझते जाना।
सेकंड के बाद मेरे पास दिया हुआ यहाँ पे थर्ड दिया हुआ है। देखो थर्ड की अगर मैं बात करूँ, थर्ड मेरे पास दिया हुआ है F नेगेटिव, OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव। जल्दी सोचो इसका आंसर क्या आएगा। फोर्थ, फोर्थ हो गया। उसके बाद फिफ्थ F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। इन सब में बेसिक स्ट्रेंथ करनी है। सिक्स्थ OH नेगेटिव, SH नेगेटिव, H नेगेटिव। NH3, PH3, ASH3, CH3। बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है बच्चों में। तो पहले वाले में क्या आ रहा है बच्चों? देखो पहले वाले में क्या हो रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना स्टेबिलिटी, यहाँ पे हम लोग सिंपल बोल सकते हैं जितने ज़्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहेगा उतनी कम बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। अब ये क्या है, एक ही हमारे ग्रुप के हैं बच्चों, एक ही ग्रुप के हैं। और ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ये आंसर मेरे पास आ जाएगा, मतलब F इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा है। फिर क्या आएगा बच्चों मेरे पास, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव के बाद क्या बन जाएगा हमारा, NH2 नेगेटिव, उसके बाद CH3 नेगेटिव। देखो आपसे ये ऐसे पूछ सकते हैं, एक दिया Na NH2 और एक दिया NaOH। आपसे पूछा कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH तो हम लोग बहुत बार सुनते हुए आ रहे हैं कि NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब ये बताओ कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा हमारा बेसिक है, NaNH2 या OH, NaNH2 या NaOH। तो आप बोलोगे कि सर इसको आप कैसे ब्रेक करोगे, NH2 नेगेटिव और OH नेगेटिव, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव, तो नेगेटिव कौन सा स्टेबल रहेगा हमारा, ऑक्सीजन पे। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पे, अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो ये ज़्यादा आ जाएगा। देखो ये अगर हम यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ NH2 नेगेटिव इज ग्रेटर देन OH नेगेटिव। मतलब मैं बोल सकता हूँ NaNH2 इज मोर बेसिक देन NaOH। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकते हैं इन दोनों बेसिक। तो क्या करोगे आप, इनको जो मेटल है मेटल को हटाओगे तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, इसको हटाओगे तो यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा। इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फोर्थ की अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो फोर्थ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कौन सा है बच्चों, ये फ्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है, और ये जो कार्बन है ये कौन सा है हमारे पास, Sp। और ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कौन सा है, Sp3। तो आपको ये बात याद रखना, ये आप याद रखना कि जो Sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Sp3 नाइट्रोजन। इसकी 3 रहती है, इसकी 3.05 रहती है। इसकी कितनी रहती है इलेक्ट्रोनेगेटिव, लगभग 3.05, और इसकी अप्रॉक्सीमेट 3 आती है, 3.0 के आसपास। आया समझ में। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। Sp3 कार्बन जो रहता है, सॉरी Sp कार्बन क्या होता है हमारा, Sp3 नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है। ये ध्यान रखना, ये बहुत सारी जगह पूछ लेते हैं।
तो इसमें हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, सबसे कम बेसिक F नेगेटिव रहेगा, उसके बाद OH नेगेटिव रहेगा, उसके बाद हमारे पास HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और सबसे ज़्यादा NH2 नेगेटिव। ये ध्यान रखना, ये आ गया आंसर। अब अगर मैं इनकी बात करूं, ध्यान देना बच्चों, अगर मैं इनकी बात कर रहा हूं F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, तो ये सब क्या है बच्चों, हमारे एक ही ग्रुप के हैं। और एक ही ग्रुप में क्या होता है, नीचे जाने पे साइज बढ़ती है, साइज बढ़ने से क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो डोनेटिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डोनेटिंग पावर कम होगी तो सबसे कम कौन सा रहेगा, I नेगेटिव, उसके बाद Br नेगेटिव, Br नेगेटिव के बाद क्या बनेगा हमारा Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव के बाद क्या बनेगा F नेगेटिव। आ गया। अब ऐसे ये भी हमारे क्या है बच्चों, एक ही ग्रुप के हैं। एक ही ग्रुप में क्या हो जाएगा, सबसे वीक कौन सा हो जाएगा, टेलेरियम हाइड, सेलेनियम H नेगेटिव, SH नेगेटिव और OH नेगेटिव, ये बेसिक स्ट्रेंथ आ जाएगी। ऐसे ही इसमें होगा, ये भी हमारे एक ही ग्रुप के हैं, एक ही ग्रुप के हैं, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा रहेगा, NH3, उसके बाद PH3, PH3 के बाद क्या बनेगा बच्चों, ASH3, ASH3 के बाद क्या बनेगा हमारा SbH3, ऐसा जो भी है लिख लेना आप लोग। ये हमारे पास क्या होंगे बच्चों, ये ऑर्डर हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ के आ जाएंगे, तो ये आप ध्यान रखना। अब ये हटाता हूँ, ये आप लिख लेना, नोट कर लेना। देखो यहाँ पे, अब अगर मैं बात करूँ बच्चों यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन, एमाइन की हम लोग बात करने वाले हैं, किसकी, एमाइंस, 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन। अब देखो एमाइन की अगर हम लोग बात करें, जैसे हमारे पास NH3 हो गया, NH2R हो गया, NH, एक R, 2R और एक R, N, R, R, 3R हो गया, सबके पास एक एक नंबर है। ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ। देखो जब भी इनकी बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो दो हमारे पास दो टाइप रहता है। एक तो हमारे पास रहता है कौन सा, एक रहता है हमारे पास गैसियस फेज, मतलब नॉर्मल ईयर में ही हमारी बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें। सेकंड रहता है हमारे पास कौन सा, एक्वस फेज। अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया है एक्वस फेज, या अगर उन्होंने बोल दिया गैसियस फेज कर दिया तो हम गैसियस फेज, अगर कुछ भी उन्होंने मेंशन नहीं किया तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, गैसियस फेज। अगर उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन इन एक्वस फेज, तब हम एक्वस फेज की बात करें। गैसियस फेज दिया है और कुछ भी गैसियस फेज दिया हो या मान लो कोई सा भी फेज उन्होंने मेंशन नहीं किया तो हम लोग किसके लेके चलेंगे, हम लोग गैसियस फेज की बात करें, मतलब गैसियस फेज में ये रिएक्शन हो रही। अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ कि एक्वस फेज लिखा हुआ है तभी हम एक्वस फेज लेंगे, अन्यथा हम लोग कुछ भी दिया रहेगा तो हम लोग गैसियस फेज लेके हम लोग बात कर रहे होंगे। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन गैसियस फेज। देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अमोनिया एन, कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, एक लोन पेयर। और ये क्या है हमारे पास, 1 डिग्री एमाइन, ये 2 डिग्री एमाइन और ये कौन सा है बच्चों हमारे पास 3 डिग्री एमाइन। तो यहाँ पे अगर मैं 1 डिग्री एमाइन की बात करूँ, 1 डिग्री एमाइन में क्या बन जाएगा हमारे पास N, H, H और ये R क्या है बच्चों यहाँ पे, R हमारा कोई सा भी एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, नॉर्मल जो रहते हैं ना अनसैचुरेटेड, सॉरी सैचुरेटेड, हमारे पास क्या है सैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप, कोई सा भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई सा भी ग्रुप मान लो, ये एक लोन पेयर हो गया। ये कौन सा हो गया बच्चों, 1 डिग्री हो गया। N, H, R, R, ये कौन सा हो गया 2 डिग्री। N, R, 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 ये कौन सा हो गया 3 डिग्री। अब आप ये बताओ बच्चों यहाँ पे कि बेसिक स्ट्रेंथ मुझे कंपेयर करनी है। बेसिक स्ट्रेंथ देखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, ये जो सिर पे ये जो बैठा है ना, ये लोन पेयर,
कि कितना इजीली ये जा रहा है। जितना इजीली ये H+ के पास जाएगा उतनी अच्छी क्या हो जाएगी, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो अब ये जाएगा कैसे, कौन इजीली जाएगा, वो तो बोलेगा थोड़ा नहीं कि मैं जा रहा हूँ। हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बच्चों, देखो ये 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या होगा 2 हाइड्रोजन एक एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप में आपको बताया था कि एल्काइल ग्रुप क्या लगाता है, एल्काइल ग्रुप क्या लगाता है बच्चों, एल्काइल ग्रुप हमारा क्या लगाता है, +I लगाता है। और +I की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पुश करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, और ये जो छोटी सी स्माइल है और बड़ी हो जाएगी और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उसके पास। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 2 डिग्री में कितने 2 +I आ रहे हैं, ये क्या लगा रहा होगा बच्चों, +I लगाएगा। वैसे सोचने का तरीका बता रहा हूँ, वैसे देखना। यहाँ पे ये क्या करेगा, ये भी क्या करेगा हमारा +I लगाएगा, ये भी क्या करेगा हमारा +I लगाएगा। यहाँ पे कितने +I हो गए, 3 +I, 3 डिग्री में 3 +I, 2 डिग्री में 2 +I। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में बढ़ जाएगी, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मान लो यहाँ ट्रिपल कर देता हूँ, ट्रिपल क्या कर रहा हूँ, क्योंकि 3, यहाँ पे कितना 2, क्योंकि दो जगह से आ रहा है, यहाँ पे एक जगह से। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि गैसियस फेज हो या फिर फेज इज नॉट गिवन, कुछ भी गिवन नहीं है, तब भी हम लोग क्या लेके चलेंगे, गैसियस फेज लेके चलेंगे, ये ध्यान रखना। तो अब आप ही बताओ कि कौन सा इसमें से इजीली लोन पेयर को डोनेट करे, कौन के पास सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है लोन पेयर को डोनेट करने की। तो आप बोलोगे सर इसके पास 3 +I आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इस पर इंडक्टिव लग रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि फट से ये H+ को अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, अमोनिया सबसे कम रहेगा। उसके बाद कौन सा बन जाएगा, 1 डिग्री, 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री। ये हमारे पास आ गया, ये क्या हो गई हमारे पास, बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज। ये जो मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए मैं इतने आराम से बता रहा हूँ। आ गया समझ में। अब गैसियस फेज आ गया। गैसियस फेज के बाद हम लोग बात करते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हो इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकंड, इन एक्वस फेज। एक्वस फेज मतलब क्या होगा, सॉल्वेंट क्या रहेगा, सॉल्वेंट क्या रहेगा हमारे पास, H2। सॉल्वेंट हमारा क्या रहेगा बच्चों, H2 रहेगा। अब यहाँ ध्यान देना बच्चों कि एक्वस फेज में क्या होता है। जैसे मान लो आपने क्या किया, कंटेनर लिया, कंटेनर में क्या किया, हमारे पास एमाइन पड़े हुए हैं, ये क्या है बच्चों, वाटर हमारा सॉल्वेंट है। मान लो यहाँ पे देखो, अगर मैं ये वाटर पड़ा हुआ है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे NH3 NH2R NHRR, ऐसे कर देता हूँ, NRRR। अब देखो, अब अगर मैं बात करूं कि देखो एक्चुअली होगा क्या कि एयर में क्या था, एयर में कोई भी सॉल्वेंट नहीं था, कोई भी सॉल्वेंट नहीं था। ऐसे मान लो कि एयर की बात करूं तो एयर में कोई भी सॉल्वेंट नहीं था। आराम से क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ ध्यान दो, ऐसे ध्यान दो कि आराम से क्या है, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का लोन पेयर हो गया, 3 R लगे हुए हैं। भले ही इनका साइज बड़ा है लेकिन बाकी स्पेस तो खाली पड़ा हुआ है, ये तो आराम से H+ क्या करेगा, H+ यहाँ पे आके आराम से ये जुड़ जाएगा। लेकिन एक्वस फेज में क्या है कि जो अमोनिया, जो एमाइन आयन है, एमाइन आयन क्या है, चारों साइड से वाटर से सराउंडेड रहेगा, वाटर से सराउंडेड रहेगा, वाटर से सराउंडेड रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अब ये जो ऐसा मान लो कि यहाँ पे मान लो ये हमारा एमाइन है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे R रहेगा, यहाँ पे R रहेगा, यहाँ पे R रहेगा। तो क्या होगा कि जो क्या रहेगा कि चारों साइड वाटर से सराउंडेड रहेगा। अब ये R ग्रुप क्या होंगे, यहाँ पे वाटर रहेगा तो R ग्रुप क्या होंगे। अगर मान लो गैसियस स्पेस है तो गैसियस स्पेस में क्या होगा, हाइड्रोजन आराम से आके जुड़ जाएगा। लेकिन जब ये सॉल्वेंट पर रहेगा, सॉल्वेंट की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वाटर रहेगा, यहाँ पर भी वाटर रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो R ग्रुप है, R ग्रुप क्या करेंगे, स्टेरिक रिपल्सन लगाने लगेंगे। क्योंकि अब क्या होगा बच्चों यहाँ पे कि इनका साइज आ गया। अब इनका साइज है, यहाँ पे आपका वाटर फिल है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, पूरे में आपके कवर हो जाएंगे। कवर होंगे तो क्या होगा, जो इनकमिंग H+ है, अभी अमोनिया के पास तो लोन पेयर है, ध्यान देना यहाँ पे।
अमोनिया के पास क्या है बच्चों, लोन पेयर है। अब ये वाटर की वजह से क्या हो जाएगा, ये पूरे में सराउंडेड हो जाएंगे, तो क्या होगा, ये जो इनकमिंग H+ है ये H+ को इजीली नहीं ले पाएगा। मतलब यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप हैं तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा रहेगा, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है तो स्टेरिक रिपल्सन थोड़ा कम रहेगा, और यहाँ पे 1 एल्काइल ग्रुप है तो स्टेरिक रिपल्सन और कम हो जाएगा, और यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप ही नहीं है तो स्टेरिक रिपल्सन नहीं लगेगा R का। गैसियस फेज में क्यों नहीं लेते, गैसियस फेज में हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि क्या होगा, आराम से ये H+, क्योंकि आराम से सराउंडेड रहेंगे, स्पेस इसको आराम से मिल जाएगा। लेकिन एक्वस फेज में क्या रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, आपका पूरे में क्या हो जाएंगे, मूव करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, थोड़ा स्पेसिंग क्या हो जाएगी उनकी कम हो जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन। तो यहाँ से यहाँ तक जाने पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जाने पे अगर हम बात करें स्टेरिक रिपल्सन ऑफ R क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और स्टेरिक रिपल्सन ऑफ R बढ़ने से क्या हो जाएगा, अब ये रिपल्सन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, H+ आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, मतलब इसकी वजह से क्या हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम होगी स्टेरिक रिपल्सन की वजह से। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या हो रहा है। अब सेकंड +I ऑफ R, यहाँ पे 0 है, कोई भी +I नहीं लग रहा है, यहाँ पे 1 +I, यहाँ पे 2 +I, तो यहाँ पे +I क्या हो रहा है, +I ऑफ R क्या हो रहा है, हमारा +I हमारा बढ़ रहा है, +I बढ़ने से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ हमारी बढ़ जाएगी। एक दो फायदे हैं, देखो एक नुकसान एक फायदा। फायदा क्या है कि +I इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है लेकिन खुद का साइज बड़ा होने की वजह से क्या हो जाएगा, स्टेरिक रिपल्सन। तो स्टेरिक रिपल्सन का फैक्टर हम लोग एक्वस फेज में लेते हैं, गैसियस फेज में स्टेरिक रिपल्सन है क्योंकि आराम से H+ आ सकता है गैसियस फेज में। अब एक और यहाँ पे होता है बच्चों, एक चीज और हमारी यहाँ पे होती है, एक चीज और हमारी क्या हो रही है बच्चों, कि जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक होता है हमारे पास सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी क्या होती है वो भी मैं बात कर देता हूँ। जैसे मान लो कि जैसे मैं यहाँ अमोनिया की बात करूँ, तो अमोनिया जब ये H+ ले लेगा बच्चों, ऐसे ऐसे ध्यान रखो बच्चों कि जब ये अमोनिया आपका H+ ले लेगा, मान लो NH3 था, NH3 ने H+ ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये क्या बन जाएगा हमारा NH4+ बन जाएगा। NH4+ रहेगा तो ऐसे हाइड्रोजन 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 H+, H यहाँ पे रहेगा प्लस, ये H ये H ये H ये H। तो अब ये बताओ कि ये वाटर से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये मान लो इसने H+ ले लिया तो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा NH। ये कितने बॉन्ड बनाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कितने 4 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन से, वाटर से। और अगर हम लोग इसकी बात करें, अगर आप ये अमोनिया की ले ली, बोल दो वही आपने ले लिया RNH2, और अगर इसने ये H+ लिया, ये कितना बनाएगा RNH3+, तो ये कितना बनाएगा R, यहाँ पे N रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे प्लस है तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से बन जाएगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से बन जाएगा। ये आफ्टर दी जब ये H+ ले लिया उसके बाद की बात करें कि H+ लेने के बाद इससे कितने बॉन्ड बनाएगा, 3। तो अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, ये आपके 4 बॉन्ड बनाएगा। ये कितने बनाएगा, ये हम लोग H बॉन्ड की बात करें, H बॉन्ड ये कितना बनाएगा, 4 बनाएगा। ये कितना बनाएगा, 3 बनाएगा। ये कितना बनाएगा, 2 बनाएगा। और ये कितना बना पाएगा, 1 ही बना पाएगा। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे उतने ज़्यादा क्या होगा, वो वाटर में वो मतलब ये जो एनायन जो कंजुगेट बेस क्या रहेगा उतना इजीली वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। वाटर में डिजॉल्व होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, मतलब इजीली वो H+ ले लेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हम लोग क्या बोल देंगे, सॉल्वेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसमें लगेगी, सॉल्वेशन एनर्जी मतलब हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी किसमें सबसे, हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसमें निकलेगी, सबसे इजीली। देखो जितनी इजीली एनर्जी निकल जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी तो वो इजीली H+ लेगा क्योंकि सिस्टम की एनर्जी कम होगी, मतलब वो स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो सॉल्वेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, H+ लेने के बाद ये वाला, क्योंकि ये 4 बॉन्ड बनाएगा।
ये 3 बनाएगा, ये 2 बनाएगा, ये बनाएगा। तो अगर सॉल्वेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग बात करें तो इनमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम होते हैं तो सॉल्वेशन एनर्जी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और सॉल्वेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा हमारा सिस्टम स्टेबल रहेगा, क्योंकि उतना ज़्यादा वाटर से वो पूरा का पूरा जो आपका कंजुगेट बेस है, ये जो कंजुगेट बेस है सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस में लग रहा हो, कंजुगेट बेस में, इस वाले में, क्योंकि ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये 2 बनाएगा, ये 3 बनाएगा, ये 2 बनाएगा, ये 1 बनाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बोल सकते हैं सॉल्वेशन एनर्जी बढ़ेगी तो ये कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो कहाँ जाएगा ये, अब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसकी स्टेबिलिटी किससे बढ़ेगी, हमारी हाइड्रेशन एनर्जी से। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी ज़्यादा रिएक्शन कहाँ जाएगी, हमारी फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि ये स्टेबल किससे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल है ना, जो वाटर वो जो मॉलिक्यूल क्या करेगा, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रखेगा, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इन 4 हाइड्रोजन से अटैच हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से रिएक्शन कहाँ जाएगी, हमारी फॉरवर्ड। जितना ज़्यादा ये फॉरवर्ड जाएगा उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कौन कौन से एक्वस फेज में बहुत लोचा हो जाता है कि एक स्टेरिक रिपल्सन आ जाता है, ये तो प्लस आई वाला तो इसमें भी था, गैसेस फेज में ओनली प्लस आई, ना तो उसमें कोई सॉल्वेंट नहीं है, तो हाइड्रेशन एनर्जी मतलब सॉल्वेशन, हाइड्रेशन एनर्जी क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। तो सॉल्वेशन एनर्जी कम हो रही है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि एक्वस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ को कौन कौन डिसाइड करता है। देखो एक्वस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ हमारी किस पे, देखो गैसियस फेज में किस पे डिपेंड कर रही थी, अगर हम बात करें गैस की बात करें तो गैस पे किस पे डिपेंड करती है, ओनली प्लस आई ऑफ आर। लेकिन जो एक्वस फेज रहता है उस पर किस पे डिपेंड करती है, हमारी स्टेरिक रिपल्सन ऑफ आर, और किस पे डिपेंड करती है, हमारी प्लस आई ऑफ आर एंड हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है, पूरा का पूरा आप नोट कर लेना, अच्छे से समझना। हाइड्रेशन एनर्जी पे ये डिपेंड करेगी, स्टेरिक रिपल्सन बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ये बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर ये हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर ये हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। तो अब बताओ कि इन तीनों में कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। इन तीनों में अगर हम लोग बात करें यहाँ से यहाँ तक जाने में, अगर इन तीनों को एक साथ लें, अगर इन तीनों को मैं एक साथ ले रहा हूँ तो क्या क्या आ रहा है मेरे पास, इन तीनों को मैं एक साथ ले रहा हूँ तो स्टेरिक रिपल्सन बढ़ रहा है, आई प्लस आई बढ़ रहा है, और हाइड्रेशन एनर्जी हमारी कम हो रही है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रही है, हमारी कम हो रही है। तो ये दोनों फैक्टर इसकी वजह से क्या हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और सॉरी इसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो 2 चीज़ें कम कर रही हैं, एक बढ़ा रही है, 2 चीज़ें कम कर रही हैं, एक बढ़ा रही है। तो अब हम लोग किसको डोमिनेटिंग फैक्टर माने, तो ये हम लोग थियोरेटिकली हम लोग ऐसे कंक्लूड नहीं कर पाते हैं कि ये ज़्यादा डोमिनेट है, कि ये ज़्यादा डोमिनेट है, कि ये ज़्यादा डोमिनेट है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल डाटा लेते हैं। प्रैक्टिकल डाटा वो आपको याद रखना है, ये पूरी कहानी होती है। तो एक्वस फेज में बहुत दिक्कतें आती हैं, बस कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं ये आप ध्यान रखो। कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, स्टेरिक रिपल्सन बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, प्लस आई बढ़ा रहा है, हाइड्रेशन सॉल्वेशन एनर्जी कम हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ये भी बेसिक स्ट्रेंथ को, फैक्टर ये वाला स्ट्रेंथ को भी कम कर रहा है। तो अब क्या होता है बच्चों, जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं थ्योरेटिकली, हम लोग थ्योरेटिकली तो हम लोग कोई कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कौन कम है कौन ज़्यादा है ये हम बता नहीं पा रहे हैं। तो अब क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि जो हमारे पास एक थ्योरेटिकली डाटा आता है वो आपको ध्यान रखना है, ये डाटा आपको याद रखना है बच्चों, कि अगर मेरे पास मिथाइल ग्रुप है, आर की जगह क्या हो जाएगा, आर की जगह अगर मेरे पास मिथाइल ग्रुप है, आर मतलब क्या हो गया हमारे पास मिथाइल, तो ऑर्डर क्या निकलता है, ध्यान रखना 2 1 3 और लास्ट में NH3, ये ऑर्डर आता है। 2 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन और अमोनिया लास्ट में। और आर की जगह अगर मेरे पास, आर की जगह क्या है बच्चों मेरे पास, इथाइल, बस 2 ही की बात करते हैं। इथाइल है तो क्या ऑर्डर निकलता है, इथाइल के लिए आता है 2 3 1 और NH3, ये आप याद रखना। अमोनिया दोनों में पीछे है, और 2 डिग्री एमाइन, ये क्या है डिग्री, ये बेटा डिग्री है,
2 डिग्री हमारे 2 डिग्री चाहे मिथाइल हो चाहे इथाइल हो, 2 डिग्री हमारा सबसे ज़्यादा है, चाहे मिथाइल हो चाहे इथाइल हो, अमोनिया हमारा सबसे कम है। अब कैसे याद रखोगे, जैसे कैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन जैसे मान लो ये दे दिया आपको, एक दे दिया NH3, एक दे दिया आपको CH3NH2 दे दिया, एक दे दिया CH3NHCH3, एक दे दिया आपको CH3NCH3CH3। अब आपसे पूछ लिया पहला बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज दे दिया, फिर कोई फेज गिवन नहीं है, क्या करोगे, डायरेक्ट आपको प्लस आई देखना है। इसमें 3 है तो क्या बन जाएगा हमारा, सबसे कम कौन सा रहेगा, NH3, फिर उसके बाद CH3NH2, उसके बाद CH3NHCH3, उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, CH3NCH3CH3 ओनली प्लस आई। अब मान लो आपको दे दिया अब क्या होगा बच्चों, मान लो आपको दे दिया इन एक्वस फेज। अब एक्वस फेज में क्या होता है, मिथाइल के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा रहता है, 2 डिग्री। 2 डिग्री कौन सा है, ये वाला, तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा, NH3 वाला रहेगा, अमोनिया। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, 3 डिग्री। 3 डिग्री कौन सा बन जाएगा, CH3NCH3CH3। उसके बाद क्या आएगा, और बाकी के लिए नहीं पूछते, बाकी ये नहीं रहेंगे एक मिथाइल कर दें एक इथाइल कर दें, सेम टाइप के दिए रहेंगे, तभी आप कंपेयर कर पाओगे एक्वस फेज में। CH3N, फिर क्या आएगा 1 डिग्री, लास्ट में क्या बनेगा हमारा 2 डिग्री, CH3NCH3H। आया समझ, ये बन जाएगा। तो ये याद रखना है आपको, तो ऐसे याद रखना। देखो एक को याद करो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। देखो दिक्कत कहाँ है, बस दिक्कत इन दोनों में, 1 3 3 1 1 3, देखो 2 2 दोनों में सब सही है। कैसे याद रखो, मेरा तेरा, मेरा मतलब मिथाइल, मिथाइल, और मेरा तेरा, तेरा मतलब क्या हो जाएगा 13। देखो मेरा तेरा बोलते ना, मेरा तेरा ऐसे याद कर दो, तो मेरा मतलब मिथाइल रहेगा तो लास्ट में क्या आएगा 1 3 आएगा। 2 तो सब में सेम है, 2 1 3, और लास्ट में कौन सा रहेगा, अमोनिया तो लास्ट में रहेगा ही रहेगा, सॉरी ऐसे 2 1 3, देखो लास्ट में अमोनिया। तो मिथाइल है तो 1 3 रहेगा, और इथाइल है तो 3 1, 2 तो सब में सेम है। देखो 2 डिग्री और अमोनिया, 2 डिग्री और अमोनिया, 2 डिग्री और अमोनिया सब में सेम है। अगर मिथाइल है तो 13 1 3, देखो, और इथाइल है तो फिर 3 1 कर देना। तो मिथाइल से याद करना क्या, M मतलब मेरा 13 13, देखो 13 और 31, बस ये दिक्कत रहती है। तो ये तरीका है, मेरा 13 से याद कर सकते हो। तो मिथाइल रहेगा तो 2 13 मतलब 1 3, फिर लास्ट में अमोनिया। और बाकी इथाइल के लिए आप जो 1 3 आ गया तो उसका रिवर्स कर दें 3 1, तो ये याद करने का तरीका होता है। और कहीं कहीं मान लो और अदर, तो मिथाइल के साथ क्या होता है, मिथाइल के साथ अगर और भी अदर रहते हैं, मान लो मिथाइल जैसा मिथाइल शो करता है वैसा ही हमारा प्रोपाइल शो करता है, और अदर एल्काइल ग्रुप भी ऐसे ही शो करते हैं। सिर्फ इथाइल में दिक्कत होती है, मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ये सब हमारे क्या होते हैं, सेम टाइप का शो करते हैं। तो ये सब कौन सा है बच्चों हमारा, ये किसमें है हमारा एक्वस फेज में। एक्वस फेज में थोड़ी कहानी हमारी डिफ़िकल्ट हो जाती है, और डिफ़िकल्ट होने की वजह से हमें ये याद करना पड़ता है। तो ये आप याद कर सकते हो। तो ये बहुत सारी जगह पूछ भी लेते हैं। अगर कुछ भी फेज मेंशन नहीं है तो हम लोग गैसियस फेज लेंगे, बार बार बोल रहा हूँ। अगर उन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि एक्वस फेज, तो एक्वस फेज में बस ये कहानी नहीं होगी यहाँ एक मिथाइल लगा दें एक इथाइल लगा दें, सेम टाइप के रहेंगे, या फिर मिथाइल रहेगा या फिर इथाइल रहेगा। मान लो प्रोपाइल ब्यूटाइल दिया तो वो मिथाइल जैसे ही सब कुछ शो करते हैं। चलो, तो सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग एक्वस फेज में डील करेंगे। बस एक्वस फेज में बस इसी का, मिथाइल और इथाइल का ही ज़्यादा पूछा जाता है, और किसी का हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अगर अब हम लोग बात करें, अब समझ में आ गया कि एक्वस फेज में क्या क्या डिफिकल्टी होती है, क्या क्या हमारे फैक्टर हमारे आते हैं, उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
बेसिक स्ट्रेंथ। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, खुद सोचना। ए बी सी सी डी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मुझे बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। तो भाई कॉमन सेंस से हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ की हम लोग बात कर रहे हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा बच्चों? सबसे पहले हमें लोन पेयर देखना पड़ेगा कि भाई लोन पेयर है कहाँ। तो अगर मैं लोन पेयर की बात करूँ बच्चों, तो लोन पेयर मेरे पास कहाँ कहाँ आ रहा है? लोन पेयर यहाँ है, लोन पेयर यहाँ है कार्बन के पास, एक लोन पेयर यहाँ है और एक लोन पेयर यहाँ है। ये सबको देखना आता है, अभी बार बार नहीं बताऊंगा, नहीं आता है तो आप पुराने वीडियो देखो। ये बताओ, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम लोग सीखे थे। अब ये बताओ कि इसमें सब में क्या है। देखो आपको बताया था कि जितना ज़्यादा लोन पेयर डीलोकलाइज होगा तो क्या हो जाएगा? अपने में भी। देखो बहुत सारे बच्चों को ये खतरनाक डाउट रहता है। क्या डाउट रहता है कि सर CS, क्या डाउट रहता है वो देखो, शायद आपका भी हो सकता है क्लियर हो जाए कि ये जो लोन पेयर है, मतलब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर डोनेटिंग पावर, यही पढ़ रहे हैं ना। अब हमें ये डाउट आने लगता है कि सर ये लोन पेयर खुद को ही तो डोनेट कर रहा है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान। हम ऐसा सोचते हैं कि सर ये लोन पेयर तो डोनेट कर रहा है, आपने बोला कि लोन पेयर डोनेटिंग पावर, तो लोन पेयर इस सिस्टम को तो डोनेट कर रहा है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। बेटा ये लोन पर खुद को डोनेट करने की पावर नहीं होती बेसिक स्ट्रेंथ, H+ को डोनेट करने की पावर होती है। इसको डोनेट करने की पावर को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बेसिक स्ट्रेंथ। जितना इजीली ये H+ को डोनेट करेगा, खुद को डोनेट करने की पावर की बात नहीं करते कि खुद के सर वो रेजोनेंस में जा रहा है तो खुद को ही तो डोनेट कर रहा है। और आपने बताया था कि डोनेटिंग जितनी ज़्यादा डोनेटिंग पावर रहेगी तो रेजोनेंस में जाएगा तो वो डोनेट खुद के ही मॉलिक्यूल में तो वो डोनेट कर रहा है। खुद को डोनेट ना करके हम लोग इसको H+ को डोनेट करने की पावर को बोलते हैं, जितना इजीली H+ को डोनेट करेगा। तो ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, ये कन्फ्यूजन आप नहीं पालना कि सर ये रेजोनेंस में जा रहा है, ये सर ये भी खुद को डोनेट कर रहा है, ये भी खुद को डोनेट कर रहा है और ये भी खुद को डोनेट कर रहा है, सबसे ज़्यादा डोनेट तो ये कर रहा है, ये वाला, क्योंकि इसमें रेजोनेंस ज़्यादा हो रही है। ऐसे हम लोग उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ये सब नहीं सोचना है। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब H+ को डोनेट करने की पावर, जो बाहर जो H+ बैठा है उसको लोन पर आपको देना है। जो जितना ईजीली देगा उतना अच्छा हमारा बेस होगा। और अब मान लो मेरे पास ऐसे कुछ दिए हुए हैं, तो ये मेरे पास है, तो ये आपको बता दिए डोनेटिंग पावर किसको? H+ को। समझे? अब ये भी अब आप देखो, अगर वो लोन पर खुद ही रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा तो डोनेटिंग पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमने जैसे हम लोगों ने बात की थी बेसिक स्ट्रेंथ लिखा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन की बात की थी। भाई जितना ज़्यादा डीलोकलाइज होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? उसकी कम हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर भी ये डीलोकलाइज है, यहां पर भी ये डीलोकलाइज है, यहां पर भी ये डीलोकलाइज है, कंजुगेशन है। देखो यहाँ पे ये यहाँ डीलोकलाइज होगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ डीलोकलाइजेशन। क्या इसमें डीलोकलाइजेशन है कहीं? नहीं, मतलब ये तो लोकलाइज है। तो ये अगर हमारा लोकलाइज है तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा? आप बोल दोगे सर दिल्ली, क्योंकि दिल्ली क्या है हमारा? लोकलाइज है। आगरा, बॉम्बे, चेन्नई में क्या हो रहा है? सॉरी, दिल्ली वाला हमारा क्या है? लोकलाइज। चेन्नई, बॉम्बे, आगरा में क्या हो रहा है? सभी में डीलोकलाइजेशन है। अभी बताओ कि आगरा, बॉम्बे, चेन्नई में सबसे ज़्यादा डीलोकलाइजेशन किस में? तो आप बोलोगे सर इसमें डीलोकलाइजेशन ज़्यादा है, 1 2 3 जगह मूव करेगा, इसमें एक जगह मूव कर रहा है, इसमें भी एक जगह मूव कर रहा है। यहाँ पे 1 2 3 जगह मूव करेगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। तो सर सबसे ज़्यादा फिर कौन सा होना चाहिए? सबसे ज़्यादा डीलोकलाइजेशन किस में है हमारा? बॉम्बे में है। तो आंसर ये आना चाहिए बॉम्बे। फिर इन दोनों में बराबर है, इन दोनों में बराबर है, कैसे करें? तो ऐसे नहीं सोचना है एक आपको बताया ना कि अगर नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस करके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में पहुंच जाए तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। मतलब अगर ये रेजोनेंस करेगा, ये रेजोनेंस करके कहाँ जा रहा है? ये रेजोनेंस करके हमारा ऑक्सीजन पे पहुंच रहा है और ये CH2 डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन पे पहुंच गया मतलब बोलता है बाहुबली के पास पहुंच जाएगा रेजोनेंस करके, तो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। खुद ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा नेगेटिव, तो डोनेटिंग पावर क्या हो जाएगी? उसकी कम हो जाएगी।
क्या हो जाएगी बच्चों, डोनेटिंग पावर कम। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कौन सा स्टेबल है, चेन्नई। तो फिर कौन सा सबसे कम कौन सा आना चाहिए, चेन्नई। अब चेन्नई हमारा सबसे कम बेसिक होगा क्योंकि ये रेजोनेंस करके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पहुंच रहा है। अब यहां पे ये डाउट नहीं पालना, आप ये डाउट नहीं पालना कि सर ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। डोनेट किसको करना पड़ेगा, कार्बन को ही डोनेट करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन के पास नेगेटिव है। आया समझ में, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सी सबसे कम क्योंकि रेजोनेंस करके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पहुंच रहा है। अब उसके बाद करें आगरा और बॉम्बे। आगरा और बॉम्बे में क्या देखेंगे, इस पर भी कार्बन पे ऐसे भी, इसमें डीलोकेशन ज़्यादा है, सेम टाइप का। फिर कौन सा जाएगा हमारा, आगरा। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमारा आ जाएगा। ये क्या आ गया बच्चों, हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। चलो एक और करते हैं, सेकंड। चलो NH3 NH2 CH3 NH2 कर ही लेते हैं, अब इतने सारे चल रहे हैं तो। इसको आगरा बोलते हैं, इसको बॉम्बे बोलते हैं, इसको चेन्नई, दिल्ली, इटावा, एक और डालते हैं नाइट्रोजन। ये हमारे पास दिया हुआ है बच्चों, ये हमारे पास कंपाउंड गिवन है। इसमें क्या करना है, हमें बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली। तो सबसे पहले आप ये देखो कौन कौन से कहाँ कहाँ लोन पेयर है। सबसे पहले आप लोन पेयर को लोकेट करो कहाँ कहाँ है। उसके बाद हम लोग को देखना है डीलोकलाइजेशन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है क्या नहीं है कहानी। लोन पेयर, तो जब लोन पेयर की जरूरत होगी तब लोन पेयर बना कर नहीं देंगे, सिंपल ऐसे बना कर देंगे, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है लेकिन वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है लेकिन वो हमारे कोई काम के नहीं है, डबल बॉन्डेड है इस टाइप से। तो अब आप ये बताओ कि कौन कौन से लोन पेयर हमारे दे सकते हैं। तो लोन पेयर जो दे रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। एक ये लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर डोनेट करेगा, ये वाला लोन पेयर डोनेट करेंगे, ये वाले। तो सबसे पहले ये बताओ कौन कौन से डीलोकलाइज हैं और कौन कौन से लोकलाइज हैं। तो कहानी वही खत्म हो जाएगी। डीलोकलाइज और लोकलाइज की अगर हम लोग बात करेंगे तो कहानी हमारी वही खत्म हो जाएगी। तो अब ये बताओ इसमें कि ये लोकलाइज है, ये लोकलाइज, ये दोनों लोकलाइज हैं, ये क्या है हमारे लोकलाइज, बाकी सी, डी, ई और एफ डीलोकलाइज है। तो ये लोकलाइज वाले सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएंगे क्योंकि इन्हीं के पास इजीली डोनेट। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करोगे। अब ये CH3 आ गया, कोई फेज मेंशन नहीं है तो हम क्या लेके चलेंगे, गैसियस पे। सबसे ज़्यादा ये प्लस आई लगा रहा होगा, प्लस आई की वजह से सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मेरे पास आने वाला, जल्दी बोलो एक साथ बोलो, क्या आना चाहिए सबसे ज़्यादा, बॉम्बे। बॉम्बे के बाद क्या आएगा बच्चों, आगरा। अब सी, डी, ई, एफ में हम लोग कैसे कंपेयर करें। देखो इसमें भी रेजोनेंस हो रही है, इसमें भी रेजोनेंस हो रही है, इसमें भी रेजोनेंस हो रही है, इसमें दो जगह रेजोनेंस हो रही है। देखो दो जगह रेजोनेंस हो रही है। इसमें भले ही एक्सटेंड मतलब ज़्यादा हो रही है, मतलब इसमें कंजुगेशन ज़्यादा है, लेकिन कहाँ जा रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जा रहा है, कार्बन कार्बन कार्बन, इसमें भी लेस है। और इसमें रेजोनेंस करके कहाँ जा रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो किसमें ये ज़्यादा डीलोकलाइज, मतलब किसमें ड्रेने की पावर सबसे कम रहेगी। तो आप बोलोगे सर इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो इसमें क्या होगा, ये रेजोनेंस करके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाएगा, इसमें रेजोनेंस करके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाएगा। तो इसकी जो डोनेटिंग पावर सबसे कम रहेगी क्योंकि ये ज़्यादा खिंच रहा होगा इसके थ्रू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। यहाँ पर दो जगह जाना है
दो दो जगह जाना तो लो काम ही खराब हो गया। सबसे कम कौन सा रहेगा हमारे पास, एफ वाला, क्योंकि दो जगह जाना और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाना। सबसे कम कौन सा, एफ। एफ के बाद ई के बाद, अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करोगे, इसमें सेम टाइप का डीलोकेशन है कार्बन कार्बन, लेकिन इसमें डीलोकेशन ज़्यादा है, इसमें कम है, फिर कौन सा आ जाएगा हमारे पास, सी के बाद कौन सा आएगा हमारे पास, बी नहीं डी आएगा, डी। ये ऑर्डर मेरे पास आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारा बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, इंक्रीजिंग वाला। आगे समझ में हम लोग कैसे करेंगे, तो सिंपल हमारे पास दिए हुए हैं, जब भी हमारे पास कंपेयर करने को आएगा सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस में डीलोकलाइज है, किस में हमारा लोकलाइज है। और जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग ऐसे कुछ कर रहे होंगे, तो सबसे ज़्यादा हमारा कौन सा हो जाएगा, बॉम्बे वाला, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा हमारा, एफ, फरीदाबाद वाला। तो बच्चों ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये हमें क्या करना है, होमवर्क में करना है। क्या करना है इसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, दोनों होमवर्क करना है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, ये आप होमवर्क में डाल दो, ये आपको करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में जैसे मान लो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ए, जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आपको ध्यान से करना है, जो तरीका बताया जा रहा है वैसे हमें देखना है। बी, सी, डी, ये दिए हुए हैं। आपको इनमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा। पहला वाला लिख लो जल्दी, दूसरा, ए लिखो और सोचो क्या आना चाहिए। बी, सी, डी। जल्दी सोचो ऑर्डर क्या आना चाहिए इसमें। पहले वाले की अगर हम लोग बात करें तो पहले वाले में अगर हम लोग देखें कि किस में डीलोकलाइज लोकलाइज देख लेते हैं पहले, सबसे पहले। अब ये बताओ कि इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, और इसके पास भी ये लोन पेयर है। तो ये बताओ कौन कौन से, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब ये लोकलाइज है। ये क्या है हमारा, लोकलाइज। ये भी लोन पेयर क्या है हमारा, लोन पेयर लोकलाइज, ये भी लोकलाइज। क्या ये डीलोकलाइज है, तो आपको ये बताया था कि ये लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं है, ये जो भी रेजोनेंस होगी डबल बॉन्ड के, ये लोन पेयर क्या है हमारा, लोकलाइज। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से कौन कौन सी लोन पेयर रेजोनेंस में, तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है बच्चों, ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो डीलोकलाइज कौन सा हो गया, दिल्ली वाला, तो सबसे कम दिल्ली, सबसे कम कौन सा हो गया, दिल्ली। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, दिल्ली हमारा सबसे कम है। अब ए बी सी में कैसे कंपेयर करें, तो अगर आप देख पा रहे हो तो अगर ए बी सी में कहीं पर भी डीलोकलाइजेशन नहीं है, अगर हम ए की बात करें तो ये कार्बन कैसा है बच्चों, सॉरी ये नाइट्रोजन कैसा है हमारा, ऐसा अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो ये नाइट्रोजन कैसा है हमारा, ध्यान से देखो, ये कैसा है हमारा sp3, और ये भी कैसा है sp3, ये कैसा है बच्चों sp2 है या नहीं, देखो एक सिग्मा दो सिग्मा एक लोन पेयर sp2 और ये sp3। तो आपको बताता था कि ये sp2 sp3 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फिर कौन सा हो जाएगा हमारा, चेन्नई क्यों आया, क्योंकि ये sp2 नाइट्रोजन एटम है। नाइट्रोजन एटम कौन सा, ये कौन सा है हमारा, डीलोकलाइज वाला, ये sp2। अब sp3 सेम हो गए। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस किस चीज़ का है बच्चों, देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देख लिया, हाइब्रिडेशन, डीलोकलाइजेशन वाला सबसे वीक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग हाइब्रिडेशन पे गए, हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसकी sp2 ये sp3 डिफरेंस इस हाइड्रोजन एटम का है, इस CH3, ये हाइड्रोजन मतलब जीरो इंडक्टिव, ये CH3 क्या लगाएगा, +I लगाएगा,
और इस प्लस आई की वजह से क्या हो जाएगी, बी की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, फिर ए देन बी, ये ऑर्डर मेरे पास आ जाएगा। तो जो तरीका बता रहा है वैसे ही हमें सोचना। अब इसमें बताओ इसमें क्या होगा, जल्दी सोचो। अच्छा ये बताओ किस में लोन पेयर कहाँ कहाँ है, लोन पेयर नाइट्रोजन, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। ठीक है, बताओ कहाँ कहाँ लोन पेयर हमारा डीलोकलाइज है, ये कौन सा है, ये हमारा रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये तो बेचारा दो जगह इन्वॉल्व हो गया। अच्छा ये बताओ क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा, याद करो इससे पहले वाली क्लास, ब्रिज हेड एटम, ब्रिज हेड एटम अगर लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा तो ये sp2 हो जाएगा, और ये sp2 होगा तो ये ऐसा हो नहीं सकता, ये प्लेन में आ नहीं सकता। ये क्या है, हमारा ब्रिज हेड होने की वजह से ये लोन पेयर क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, मतलब ये क्या रहेगा, लोकलाइज, लोकलाइज लोन पेयर है बेटा ये। और ये भी क्या है हमारा, लोकलाइज, आया समझ में, लोकलाइज लोन पेयर है। तो अब ये CH3 रेजोनेंस में जाके अब ये क्या करेगा, ये लगाएगा बच्चों -I, और ये क्या लगाएगा, ये भी -I, और ये भी -I। तो इन दोनों के रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और ये लोन पेयर ये दोनों रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो B, C और D की बेसिक स्ट्रेंथ A और B से हमारी ज़्यादा होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कौन सा रहेगा, चेन्नई वाला। चेन्नई वाला क्यों है, क्योंकि एक -I, इसमें कितने, 2 -I, फिर क्या हो जाएगा हमारा दिल्ली। और यहाँ पे एक जगह रेजोनेंस, यहाँ पे 2 जगह रेजोनेंस, फिर A फिर B, तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। फिर A आ गया, फिर क्या आ गया बच्चों हमारे पास, B आ गया। चलो ये सभी का हो गया। अब मान लो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन मेरे पास दिए हुए हैं, मान लो उसमें हमारे पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। थर्ड, इसके पास भी एक H है, इसमें ये A साइड है और ये B साइड है, ये कुछ ऐसा H है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। आपको ये बताना है बच्चों इन दोनों में से हमारी कौन सी साइड हमारी, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, तो आपको ये बताना है कि इन दोनों में से बेसिक साइड हमारी कौन सी है। इन दोनों में क्या करना है बच्चों, हमें बेसिक साइड बतानी है, बेसिक साइड कौन सी ज़्यादा है। ये हो गया, फोर्थ, बेंजीन, ये A, इसमें B बताना है। फिफ्थ, A, B, C साइड। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बताना है इन साइडों में। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, कौन सा ऑर्डर हमारा A और B में हमारा ऑर्डर क्या आने वाला है। जल्दी जल्दी हमें सोचना है, उसके बाद क्या करना है बच्चों, हमें करना है। जल्दी सोचो क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बच्चों, देखो इसकी बात करूँ तो ये कहाँ कहाँ रेजोनेंस में बोले, बेंजीन के साथ भी है और यहाँ पर भी डबल बॉन्डों के साथ। ये सिर्फ ओनली डबल, ये 2 जगह जा रहा है और ये 1 जगह जा रहा है,
तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ए इज लेस देन बी। ये सबने देख लिया हो। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये बेंजीन के साथ इन्वॉल्व है इसका लोन पेयर, और इसका लोन पेयर ये लोकलाइज है। ये कौन सा है हमारा, लोकलाइज लोन पेयर। तो फिर कौन सा हो जाएगा, बी ग्रेटर देन ए आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात करूं, देखो ये जो इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, और इसके पास भी लोन पेयर है। तो ए वाला जो, देखो ए को अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, अगर मैं इसको बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। कुछ ऐसा बनेगा। क्या ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? यहाँ पे जो एन दिया हुआ है NH, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये लोकलाइज है, ये दोनों डीलोकलाइज है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा हमारा, ए। ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद देखो ये भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये लेकिन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होकर कहाँ जा रहा है, ये कार्बन एटम पे ही जा रहा है, और ये किस पे जा रहा है, ऑक्सीजन पे। तो ये ज़्यादा रेजोनेंस, मतलब ये ज़्यादा हमारा, ये इसकी रेजोनेंस किस पे जा रही है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जाने की वजह से इसकी एबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, बॉम्बे, उसके बाद चेन्नई। ये मेरे पास आंसर आ जाएंगे। कभी कभी आपसे साइड पर पूछने का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो, अब अगर मैं एक और क्वेश्चन की बात करूं, कि ये क्वेश्चन बहुत सारी जगह पूछ लेते हैं। बस एक ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिडीन। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिडीन। एक प्रिडीन हो गया, प्रिडीन, एक होता है NaH, दोनों के दोनों, जो क्या बोलते हैं हम लोग, पायरोल, PYROL, पायरोल। ये हो गया हमारे, एक प्रिडीन हो गया, एक पायरोल हो गया, और एक और हमारे पास कौन सा रहता है, एक और मेरे पास आता है एनिलीन। हाँ, एनिलीन, एनिलीन। एनिलीन, एनिलीन। तो इसमें अगर हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, देखो इन दोनों के लोन पेयर, इन दोनों के लोन पेयर क्या है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में, इसके लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, इसकी लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये H2 है, इसकी लोन पेयर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है बच्चों, सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कौन कैरी करता है हमारा, प्रिडीन। मतलब इसको मैं A बोल देता हूँ, ये याद रखना, ABC। ABC में अगर हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कौन कैरी करेगा हमारा, आगरा वाला, क्योंकि वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं। अब बॉम्बे वाला भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और चेन्नई वाला भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। यहाँ पे याद रखना कि ये जो कंपाउंड होता है, ये क्या होता है, ये लोन पेयर की वजह से, इस लोन पेयर की वजह से आप ये पढ़ोगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक ड्यू टू लोन पेयर। लोन पेयर की वजह से क्या है, ये एरोमेटिक है, मतलब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और ये एरोमेटिक पढ़ेंगे क्या होता है। ये एरोमेटिक होने की वजह से क्या होता है, इसकी डोनेटिंग पावर बहुत कम होती है। ये लोन पेयर की वजह से ये एरोमेटिक होता है, और एरोमेटिक होने की वजह से इसकी डोनेटिंग पावर कम हो जाती है। अब ये एरोमेटिक क्या होता है, ये नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करना, बस अभी आप आंसर लिख लो, क्योंकि अभी बेसिक स्ट्रेंथ की क्वेश्चन चल रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर चेन्नई, चेन्नई के बाद बॉम्बे, ये आप याद रखना इसमें, प्रिडीन, एनिलीन, फिर पायरोल। तो ये आप ध्यान रखना बच्चों। कहीं कहीं क्वेश्चन आपके सीट में आ जाएंगे, इसलिए आपको बता दिया, नहीं तो हमें बेसिक है, जब हम लोग एरोमेटिक नेचर पढ़ेंगे तब अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। अब मान लो जैसे आपको करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, पहला दिया हुआ है NH2A, NH2, NO2 लगा दिया, बॉम्बे, NH2 यहाँ पे लगा दिया, OCH3 यहाँ पे, NH2 लगा दिया, और दे दिया आपको यहाँ पे NO2 यहाँ दे दिया, C
और ये सी ए हो गया था, दिल्ली। NH2 यहाँ लगा दिया और OCH3 यहाँ दे दिया। अब आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। मान लो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास सिंपल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे। जो प्लस एम वाले रहेंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, और जो माइनस एम वाले रहेंगे वो क्या करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे होंगे। जो हमारे माइनस एम वाले रहेंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे होंगे। तो कैसे करोगे, ये जीरो है, इसमें क्या लगाएगा, ये माइनस एम और माइनस आई, नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नीचे खींचेगा। ये क्या करेगा, ये प्लस एम और माइनस आई, ये माइनस आई और ये ओनली माइनस आई। देखो ये मेटा पे लगाया तो माइनस आई, तो सबसे ये ओवरऑल माइनस आई रहेगा, ये ओवरऑल सॉरी माइनस रहेगा, ये माइनस, ये भी माइनस इफेक्ट, ये भी माइनस इफेक्ट, और ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, जीरो। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में जा रही है, चेन्नई वाले में। चेन्नई की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। उसके बाद इसमें माइनस है, इसमें माइनस, इसमें माइनस, इसमें माइनस, इसमें जीरो, तो कौन सा आ जाएगा हमारा, आगरा। आगरा आ गया। अब सबसे कम माइनस, तो NO2 का माइनस आई सबसे ज़्यादा रहता है और OCH3 का सबसे कम, तो फिर कौन सा आ जाएगा हमारे पास, दिल्ली के बाद इटावा। इटावा आ जाएगा। इटावा के बाद कौन सा आएगा, दिल्ली। दिल्ली के बाद बॉम्बे। ये ऑर्डर मेरे पास आ जाएगा। ये सॉरी ओवरऑल ये प्लस रहेगा, ये ओवरऑल प्लस रहेगा, ओवरऑल प्लस आएगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग होमवर्क में लेते हैं। होमवर्क की अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, इटावा। सेकंड हो गया। जैसे मान लो थर्ड हमें दिया हुआ है, आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली। ये हमें कंपेयर करना है। 2 क्वेश्चन हो गए। अभी हम लोग और क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड, थर्ड, आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली। 3 हो गए, ये क्वेश्चन हो गए। ये हमें होमवर्क में करना है बच्चों। और जैसे मान लो हमारे पास एक आध क्वेश्चन और मैं डाल देता हूँ। थर्ड हो गया, उसके बाद फोर्थ, आगरा, बॉम्बे,
बॉम्बे, NH-R2 चेन्नई, R3 दिल्ली। R कौन सा है हमारा? C2H5। R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? C2H5। पहला फर्स्ट इन गैसियस फेस, सेकंड इन एक्वस फेस। ये क्या करना है हमें? बेसिक स्ट्रेंथ कौन सा? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये क्वेश्चन हमें करना है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे बच्चों? बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, और थोड़े बहुत और क्वेश्चन बचे हुए हैं जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट वाले हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। जो भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया गया उस पर हमें स्ट्राइक करना है, वैसे ही का वैसा हमें लगाना है, और ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग हमें यूज़ नहीं करना है। जो भी आपके डाउट रहेंगे वो हम लोग जूम क्लास पर डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों।